मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। लेसन का नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। मिनरल के बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कशन कर लिया था और अब बात कर रहे हैं हम एनर्जी रिसोर्स के बारे में। ठीक है, मिनरल के बारे में हमने पढ़ा था कि मिनरल मेटालिक मिनरल होते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल होते हैं, जिसमें फेरस और नॉन फेरस भी होता है, वो हमने समझ लिया था। और मिनरल आपके ज्यादातर उड़ीसा और इधर वाले पार्ट एरिया में ज्यादा मिल रहे थे। आयरन और भी हमने समझ लिया था। इसके अलावा और भी जो कॉपर मिनरल है जो राजस्थान में खेतड़ी माइंस में हमने पढ़ा था। इसके अलावा झारखंड बेल्ट में भी हमने देखा था, उड़ीसा में भी मैग्नीज के बारे में पढ़ा था हमने। तो उस पार्ट 1 में हमने मिनरल के बारे में काफी चीजें पढ़ी थी। अब बात करते हैं एनर्जी रिसोर्स की, ऊर्जा संसाधन। इसको हिंदी में समझे तो इसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ऊर्जा हर चीज में जरूरत पड़ती है, एनर्जी की हर चीज में जरूरत पड़ती है। जैसे कि बोर्ड के स्टार्टिंग में मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, पावर की हर जगह पर जरूरत पड़ती है। पावर की एग्रीकल्चर में जरूरत पड़ती है, पावर की इंडस्ट्रीज में जरूरत पड़ती है, आप देख पा रहे हैं पावर की ट्रांसपोर्ट में जरूरत पड़ती है। तो ये पावर मिलती कैसे है? एक्चुअल में पावर मिलती है उनको एनर्जी रिसोर्सेज से। एनर्जी रिसोर्स मान लो पावर का कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं कहां से मिलते हैं? जमीन से, मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है ना, जिसको हम जो है क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री को हम कहते हैं, जैसे कि आपकी अवसादी चट्टानें जो होती हैं उनको हम सेडिमेंट्री कहते हैं। एनर्जी एग्रीकल्चर में भी जरूरत पड़ती है और इंडस्ट्रीज में भी और ट्रांसपोर्ट में भी। ये एनर्जी हमें मिलेगी कोल से, पेट्रोलियम से और नेचुरल गैसेस से। नेचुरल गैस जो होती है वो ज्यादातर पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल के ऊपर आपको मिलेगी, क्योंकि वो हल्की होती है। तो क्रूड ऑयल जो होगा, जो अर्थ के नीचे हम ड्रिलिंग करके, अर्थ के नीचे ड्रिलिंग करके, पिछली बार हमने ये भी बताया था कि क्वेरिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग कर सकते हैं। 3-4 टाइप हमने समझे थे कि भाई मिनरल को बाहर निकालने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। उसकी माइनिंग की जा सकती है, उसकी ड्रिलिंग की जा सकती है, ओपन कास्ट माइनिंग हो सकती है, मतलब माइनिंग मतलब खोदना चीजों को, ड्रिलिंग मतलब बोर करना नीचे जमीन में। तो बोर करने से हम नेचुरल गैस को निकाल सकते हैं और पेट्रोलियम को भी निकाल सकते हैं। लेकिन कोल जो होता है ना, उसकी तो ओपन कास्ट माइनिंग होती है या फिर माइनिंग होती है। तो ये हमने समझ लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की। एनर्जी रिसोर्सेज 2 टाइप की होती है, एक तो होती है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स और एक होती है नॉन कन्वेंशनल। आप इस साइड में आपने देखा, ये हेडिंग बना रखी है मैंने, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, और बोर्ड के उस साइड में लास्ट में मैंने बनाया हुआ है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। अब पहले इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं, कन्वेंशनल क्या है और नॉन कन्वेंशनल क्या है। तो कन्वेंशनल ऊर्जा यानी कि कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स का मतलब होता है पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, जो पुराने टाइम से या पिछले 50 साल से या 100 साल से या 200 साल से यूज किए जा रहे हैं या 300 साल से यूज किए जा रहे हैं, लगातार यूज में आ रहे हैं। क्या क्या यूज में आ रहा है? कोल यूज में आ रहा है, पेट्रोलियम यूज में आ रहा है, नेचुरल गैस भी यूज में आ रही है। ठीक है, नेचुरल गैस भी यूज। ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स मतलब कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो हैं वो जो पुराने टाइम से कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सब जो है पहले से यूज किए जा रहे हैं, तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत माने जाएंगे। मतलब कि पुराने टाइम से जो यूज किया जा रहा है। ठीक है, पुराने टाइम से जो यूज किया जा रहा है, तो वो क्या है? कोल। तो सबसे पहले हम कोल के बारे में समझ लेते हैं, कोल आपको मिलता कहां से है। तो आप देखो कोल की हेडिंग बनी हुई है। कोल किस में यूज होता है? थर्मल पावर के रूप में भी यूज होता है और आयरन को स्मेल्टिंग करने में भी यूज होता है। ठीक है, तो थर्मल पावर का मतलब है कि कोल से क्या है? कोल से एनर्जी आप लीजिए, उसको जलाइए और जलाने के बाद में उसी थर्मल एनर्जी को फिर बाद में काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिक वगैरह भी आप उसको बना सकते हो। तो इसको हम थर्मल पावर कहेंगे। मतलब कि कोल को जलाया हमने और कोल से जो एनर्जी मिली, उस जो थर्मल एनर्जी को, उस हीट को टरबाइन घुमाने में यूज करेंगे और फिर उस हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर लेंगे। मतलब टरबाइन जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, फिर काइनेटिक एनर्जी के बाद में फिर जो है उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार की जा सकती है। ठीक है, और आयरन स्मेल्टिंग भी हम कर सकते हैं, मतलब कि लोहे को पिघलाने का काम भी कोल से किया जा सकता है। बड़ी बड़ी जो आयरन जो स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें कोल का बड़ा यूज किया जाता है। कोयले से ही
वो लोहा पिघलाया जाता है। पुराने टाइम से कोयला पिघलाया जा रहा है इंडिया में। कहते हैं कि इंडिया में तो अशोक टाइम पीरियड यानी कि मौर्य साम्राज्य के टाइम पीरियड से ही कोयला जो है उससे लोहा पिघलाया गया है। मतलब कि लोहे को पिघलाने की परंपरा बहुत टाइम पहले से हो चुकी है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। आप देखोगे कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, उसके पास में जो मेहरौली के नजदीक, कुतुब मीनार जो मेहरौली के नजदीक है, वहां पर एक लोहे का पिल्लर है, अशोक स्तंभ उसको कहते हैं। अशोक स्तंभ, उसमें आज तक जंग नहीं लगी है। कुतुब मीनार के नजदीक एक लोहे का पिल्लर है, उसमें मैग्नीज मिक्स करके उस पिल्लर को उस टाइम में मौर्य साम्राज्य पीरियड टाइम में, अशोक का टाइम पीरियड में उस पिल्लर को खड़ा किया गया था। और आज तक वो पिल्लर जो है यूं की यूं खड़ा हो, उसमें कोई जंग नहीं लगी है, ना रस्टिंग हुई है। तो एक अच्छा एग्जांपल है कि इंडिया में लोग पहले से ही आयरन जो स्मेल्टिंग करना, ये लोहे को पिघलाना जानते थे। कोयले से ही तैयार करते थे ज्यादातर। वो जमीन का कोयला नहीं निकालते थे वो लोग, वो लकड़ियों की कोयले से, लकड़ी के कोयले से लोहे को पिघलाकर फिर उसके बहुत सारे एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट तैयार करते थे, बहुत सारी चीजें वो करते थे। तो कोल के बारे में बात कर रहे थे हम, ठीक है। इसका यूज होता है थर्मल पावर में और आयरन स्मेल्टिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। अब कोयला जो है हमारे इंडिया में दो प्रोसेस के थ्रू बना, जियोलॉजिकल एज में बना। 2 जियोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग यहां पर बना है। जियोलॉजिकल एज का मतलब है कि बहुत टाइम पहले, मतलब कि 200 लाख साल पहले, मतलब कि 200 लाख साल पहले यहां पर गोंडवाना डिपॉजिट हुए हैं। गोंडवाना मतलब कि साउथ का पार्ट, गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड का मतलब साउथ का डेक्कन ट्रैप एरिया, और जो आपका झारखंड वाला एरिया, बिहार के नीचे वाला एरिया, और जो ये सारे एरिया डेक्कन ट्रैप में आते हैं, डेक्कन वाले पार्ट में, गोंडवाना वाले पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पर 200 लाख साल से भी पहले से कोयला जमा हो रखा है यहाँ पे। अब आप कहोगे कोयला बना कैसे? तो भाई पहले क्या है कि बहुत टाइम पहले, मतलब 200 लाख साल से भी पहले यहाँ पर बहुत सारे जो वेजिटेशन थी, बहुत सारे जो जीव जंतु होते थे या जानवर होते थे, वो बाढ़ में वो बह गए और दब गए। सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे वो दब गए। सेडिमेंट्री रॉक्स उनके फिर बनने लग गई बारी बारी, ठीक है। तो वो उनके अंदर दब गए नीचे जमीन में, और फिर बाद में सेडिमेंट्री रॉक्स उनके ऊपर और बनती चलेगी, और ऊपर का प्रेशर और अंदर से आने वाली हीट। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अर्थ के अंदर 2-3 टाइप की लेयर होती है। अर्थ क्रस्ट होती है, फिर उसके बाद में सियाल और साइमा जो अर्थ क्रस्ट पे होती है, उसके बाद में मेंटल लेयर होती है, और फिर एक कोर लेयर होती है। तो जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो सियाल साइमा होती है ना, उनके अंदर हीट बहुत होती है। तो वो हीट की वजह से और ऊपर के सेडिमेंट्री के प्रेशर की वजह से वो जो जमा हुए थे, मतलब कि वो जीव जंतु और पेड़ पौधे जो दब गए थे, उनके अंदर फिर क्या है प्रोसेसिंग हुई और वो कोल का रूप ले गई, वो कोयला बन गए, ठीक है। और उन्हीं से पेट्रोलियम भी बना। ऊपर के प्रेशर, चट्टानों के प्रेशर से और नीचे की हीट से, अर्थ के अंदर जो हीट उनको मिलती है उससे फिर उनके अंदर प्रोसेसिंग हुई और वो कोयला और पेट्रोलियम का रूप ले गए। तो गोंडवाना का एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया कि गोंडवाना लैंड में, यानी कि गोंडवाना पार्ट में 200 लाख साल से भी पहले इंडिया में कोयला जो है बनना शुरू हो गया था, और सबसे प्योर कोयला माना जाता है। गोंडवाना लैंड में जो कोयला मिलेगा वो प्योर कोयला मिलेगा। कोयले की 4 वैरायटी मैंने दिखाई भी है, जैसे कि कोयला सबसे बेस्ट होता है एंथ्रासाइट। अब आप कहोगे बेस्ट और घटिया कोयला क्या है? भाई जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी, जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी, वो कोयला अच्छा होगा, ठीक है। वो हाई हीट देगा, अच्छी हीट देगा, प्योर होगा, उसमें मॉइस्चर नहीं होगा, उसमें इंप्योरिटीज नहीं होंगी। तो 4 टाइप का कोयला होता है, एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिन्स कोयला और लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है चारों वैरायटी, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट, ये 4 टाइप के कोल होते हैं। पीट सबसे घटिया कोयला होता है, उसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत कम होती है, 30 से 40% ही कार्बन की परसेंटेज होती है। और एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया होता है, उसमें परसेंटेज लगभग 90 से ज्यादा होती है, 90-80 से ज्यादा उसमें परसेंटेज होती है। फिर ये बिटुमिन्स और लिग्नाइट जो बच गए बीच में, इनकी परसेंटेज थोड़ी कम ज्यादा रहती है। जैसे मान लो 70-80% हो गया, 50-60% हो गया, तो ये इनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। जैसे कि एंथ्रासाइड हो गया 90% से ज्यादा कार्बन की परसेंटेज, बिटुमिन्स हो गया 70-80% हो गया, उसके अलावा लिग्नाइट हो गया 50-60% हो गया,
फिर पीट हो गया 40-30% हो गया। इस तरह से इनकी कार्बन की परसेंटेज के अकॉर्डिंग इनको 4 टाइप में बांटा गया है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। ये 4 क्वालिटी के कोल या कोयला होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कोयले 2 प्रकार के मिलते हैं, या तो वो गोंडवाना के डिपॉजिट है, मतलब कि 200 लाख साल से भी दबे पड़े हैं, या फिर वो टर्शियरी डिपॉजिट है। टर्शियरी डिपॉजिट आपको मेघालय में नजर आएगा, मेघालय और आसाम में। देखो मैंने बोर्ड पे बनाया भी है, आप देखोगे मेघालय और आसाम में मैंने दिखा रखा है, मेघालय और आसाम में मैंने दिखाया हुआ है। इसके अलावा फिर ये गोंडवाना के 2 हिस्से दिखाए मैंने, एक तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट है और फिर नीचे की तरफ ये जो तेलंगाना की तरफ जो बेल्ट बनी हुई उसमें। तो आप देख सकते हो 3 हिस्से दिखाए मैंने कोयले के, एक तो टर्शियरी वाला आसाम वाला और गोंडवाना वाले ये दोनों नीचे वाले। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में कोयला किस क्षेत्र में मिलता है, आराम से समझ में आ जाएगा। गोंडवाना डिपॉजिट और टर्शियरी डिपॉजिट, इनका टाइमिंग अलग अलग है बेटा जी, इनका टाइमिंग अलग अलग है। इनका टाइमिंग है गोंडवाना का तो 200 लाख मतलब 200 लाख साल पहले से दबे हुए कोयला, प्योर कोयला। और जो टर्शियरी डिपॉजिट है उसमें 55 लाख साल 55 लाख ईयर्स की 55 लाख साल पहले जो दबा कोयला वो टर्शियरी डिपॉजिट है। वो प्योर कोयला नहीं है, वो उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, कार्बन की परसेंटेज भी उसमें कम है। तो आसाम वाले हिस्से में इंप्योर यानी कि लिग्नाइट और पीट मिलेगा, और इधर जो बिटुमिन्स कोयला है वो ज्यादातर आपके गोंडवाना पार्ट में मिलेगा। ठीक है, और एंथ्रासाइट जो सबसे बढ़िया कोयला होता है वो थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर में मिलेगा आपको, स्मॉल परसेंटेज, बहुत ही कम, इसलिए मैंने जम्मू कश्मीर में ज्यादा दिखाया भी नहीं। ठीक है, तो कोल के बारे में ही बात कर रहे थे हम, है ना। तो गोंडवाना डिपॉजिट हो गए, टर्शियरी डिपॉजिट हो गए, और फिर टाइप ऑफ कोल्स में एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट हो गया। अब यहाँ पर ज्यादा जो मिलता है ना इंडिया में वो बिटुमिन्स है। 80% डिपॉजिट हमारे यहाँ पर बिटुमिन्स कोल के हैं, मतलब कि बिटुमिन्स कोयला यहाँ पर ज्यादा पाया जाता है 80%। ठीक है, 80% कोयला पाया जाता है। अच्छा, एरिया कौन सा है फिर? जैसे बिटुमिन्स का एरिया ज्यादातर हो गया दामोदर वैली, दामोदर वैली वही हो गया झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ का एरिया, तो वो दामोदर वैली प्रोजेक्ट हो गया, झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल एरिया। ठीक है, और उसके अलावा सिंगरेली एरिया भी बड़ा फेमस है यहाँ पे, झारखंड बेल्ट के नजदीक, यूपी के नजदीक जो पड़ता है उसको सिंगरेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगरेली एरिया, सिंगरेली कॉलरीज, सिंगरेली कॉलरीज कहते हैं कि वहां पर बड़े लेवल पे प्रीमियर कोल प्रोडक्शन कंपनी है ये सिंगरेली, जो कि तमिलनाडु की साइड भी है, इधर नीचे की तरफ नवेली की साइड भी है, और ऊपर सिंगरेली है, नीचे सिंगरेनी है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैं बात कर रहा हूं सिंगरेली और सिंगरेनी, दो हैं ये, एक तो सिंगरेली हो गया और एक सिंगरेली हो गया। सिंगरेली तो कहां मिलेगा? इधर झारखंड की, यूपी की साइड में, और सिंगरेनी कहां मिलेगा? साउथ की साइड में। सिंपल सी बात बता रहा हूं, सिंगरेली ऊपर यूपी की तरफ और सिंगरेनी साउथ की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि सिंगरेली जो है वो झारखंड, बोकारो, सिंगरेनी कॉलरीज हो गया, इसके अलावा झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा। ठीक है, झरिया जो एरिया पड़ता है झारखंड का वो तो सबसे बड़ा कोल डिपॉजिट एरिया है, झारखंड में झरिया जो एरिया पड़ता है वो सबसे बड़ा कोल डिपॉजिट एरिया माना जाता है। ठीक है, ओके, फिर उसके अलावा और जो जहां से कोयला निकाला जाता है वो गोदावरी नदी घाटी, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, सोन घाटी, सोन घाटी में भी फिर कोयला पाया जाता है। तो ये आपके कोयला क्षेत्र हो गए। ठीक है, एक बार कोयला क्षेत्र को दोबारा समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान है ये, कोल के लिए मैं दोबारा समझा रहा हूं। कोल एक प्रकार से कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है, मतलब कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, पहले से यूज किया गया है। कोल का यूज थर्मल यूज में कर सकते हो, आयरन स्मेल्टिंग में, मतलब कि हीट पैदा करने के लिए और लोहे को पिघलाने के लिए यूज होता है। कोयला दो प्रकार का हमारे यहाँ पर डिपॉजिट है, गोंडवाना डिपॉजिट और टेरिशरी डिपॉजिट। गोंडवाना डिपॉजिट 200-250 लाख साल से पहले दबा पड़ा है, और टर्शियरी डिपॉजिट 55 लाख साल से दबा पड़ा है, 55 ईयर, 55 जो लाख ईयर, मतलब कि 55 लाख साल से दबा पड़ा है। बिटुमिन्स हमारे इंडिया में ज्यादा मिलता है और वो 80% है। ठीक है, और ये मिलते कितने क्वालिटी के हैं? एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं और उनमें कार्बन की परसेंटेज देखी जाती है। ठीक है, फिर ये मिलते कहां है? दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल और झारखंड। सबसे बड़ा एरिया
झारखंड का जो है वो झरिया एरिया पड़ता है। झरिया एरिया सबसे बढ़िया एरिया है और सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिपॉजिट है। और देखिए अब हम बात कर रहे हैं दामोदर कोल कहाँ मिलता है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट में मिलता है, दामोदर वैली में मिलता है, झारखंड और बंगाल में, ठीक है। और सिंगरेनी कोल रेंज में इनकी जो प्रीमियम कोल प्रोडक्शन कंपनी है जो कि साउथ की तरफ है वहां पर बहुत मिलता है कोल। इसके अलावा झारखंड जो एक लार्जेस्ट एरिया है, सबसे बड़ा एरिया है, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा ये एरिया भी है जहां से कोल बहुत निकाला जाता है, ठीक है। और अदर एरिया गोदावरी, महानदी, सोन घाटी, गोदावरी, महानदी और सोन घाटी ये एरिया है जहां पर बहुत अच्छे लेवल पे कोल निकाला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। क्या बात करते हैं? पेट्रोलियम की, ठीक है। तो पेट्रोलियम क्या होता है? क्रूड ऑयल होता है। इसको हम ड्रिलिंग करके इसको निकाल सकते हैं जमीन से, ठीक है। इसको जमीन से बोरिंग करके ड्रिलिंग करके हम निकाल सकते हैं। तो पेट्रोलियम जैसे पेट्रोल उससे किया जा सकता है तैयार, उससे डीजल तैयार किया जा सकता है रिफाइनरीज में, उसकी अलग अलग रिफाइन। तो पेट्रोलियम क्या होता है? जिससे डीजल, एलपीजी वगैरह तैयार की जाती है वो पेट्रोलियम होता है। और पेट्रोकेमिकल उससे प्रोडक्ट भी तैयार की जा सकते हैं। डीजल, पेट्रोल के अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार हो सकते हैं। आप देख सकते हो पेट्रोकेमिकल में हम फर्टिलाइजर्स तैयार कर सकते हैं पेट्रोलियम से। हम सेटेनिक जो रबड़ होता है जैसे टायर वगैरह जिनसे बनते हैं वो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट का मतलब है जब रिफाइनरी में पेट्रोलियम को साफ कर लिया जाएगा तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बचेगा, वो जो बाई प्रोडक्ट बचेगा उसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है। और जो मेडिसिन भी उससे तैयार की जा सकती है और वैक्स और सोप वगैरह और कॉस्मेटिक वगैरह भी तैयार की जा सकती है उससे, ठीक है। तो ये सब चीजें पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट है, मतलब कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तैयार करने के बाद रिफाइनरी से फिर उसके क्या किए जा सकते हैं? उसके बाई प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं। बचे हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उससे जो और तैयार किए जा सकते हैं वो जो है फर्टिलाइजर हो गया, सैथेनिक रबड़ हो गए, मेडिसिन हो गई, वैक्स हो गई, सोप यानी कि साबुन भी तैयार की जा सकती है और कॉस्मेटिक वगैरह भी तैयार किया जा सकता है, ओके। जैसे वैसलीन आप देखते हो, वैसलीन जो सर्दियों में यूज होती है उसको भी हम यूज किया जा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब आप देख सकते हो मैप मैंने इंडिया का बनाया हुआ है। इस मैप में कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स होते हैं जैसे कि एचवीजे पाइपलाइन जो हमने बनाई हुई, जो पेट्रोलियम को बॉम्बे हाई से, देखो बॉम्बे यहाँ पर पड़ता है और यहाँ पर 160 किलोमीटर 160 किलोमीटर की दूरी पर बॉम्बे हाई यहाँ पर बना हुआ है। उस बॉम्बे हाई से आप यहाँ से पेट्रोलियम निकालते और अंदर एचवीजे पाइपलाइन के थ्रू, जिसको मैंने लिखा है एचवीजे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, ये इंडिया की सबसे लंबी पाइपलाइन है जो यूपी और जगदीशपुर और जो है हजीरा से लेकर गुजरात से शुरू होती है, फिर विजयपुर जो है एमपी में और जगदीशपुर फिर यूपी में फिनिश होती है। हजीरा गुजरात, विजयपुर और जगदीशपुर, ठीक है, यहाँ खत्म होती है और दिल्ली और जो है ये इन सब में वो फिर आगे पहुंचाई जाती है रिफाइनरीज तक। पानीपत की रिफाइनरी, सोनीपत की रिफाइनरी, गुड़गांव, दिल्ली, इन तक वो पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पाइपलाइन को देख सकते हो। इसके अलावा मैप में मैंने दिखाया हुआ है कोल फील्ड, कोल एरिया आप देख सकते हो, नेवेली साउथ तमिलनाडु में भी है। इसके अलावा ये जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया पड़ता है इसमें भी है, और जो ये झारखंड और जो छोटा नागपुर प्लाटू एरिया है उसमें भी है, और फिर ये हो गया आपका मेघालय एरिया, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि बारी बारी इनका जो एरिया है जहाँ पर ये कोल निकाला जाता है, ठीक है। तो इनको हमें याद भी करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, जैसे कि कोल जो निकाला जाता है रानीगंज, बोकारो और झरिया जो कि झारखंड के नजदीक है। 3 मेन एरिया है। झरिया तो बहुत बड़ा एरिया है जहां से कोल निकाला जाता है। रानीगंज, बोकारो और झरिया बहुत अच्छा एरिया है। और फिर उसके अलावा सिंगरेनी एरिया जो कि इधर साउथ में जो है आंध्र प्रदेश की तरफ है, सिंगरेनी एरिया हो गया। कोरबा एरिया इधर हो गया आपके जो इसमें झारखंड के नजदीक ही पड़ता है पूरा छत्तीसगढ़, और फिर तेलचर एरिया उड़ीसा का हो गया। ये सारे एरिया जहां पर कोल निकाला जाता है। ऑयल फील्ड की बात करें तो ऑयल फील्ड यहाँ पर दिग्बोई में आप देख सकते हैं, आप दिग्बोई में माकुम और मोरान,
डिगबोई, माकुम और मोरान एरिया है जहाँ पे ऑयल यानी कि पेट्रोलियम निकाला जाता है जहाँ से, ठीक है। इसके अलावा मुंबई हाई, यहाँ पर मुंबई से 160 किलोमीटर दूर मुंबई हाई, ठीक है। मुंबई हाई जो मुंबई से कितना किलोमीटर दूर है, 160 किलोमीटर दूर है, वहां से ये ड्रिलिंग करके वहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है। ओके, तो ये आप मैप जब देखोगे बुक के अंदर भी है, ये मैप आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, और आप इसको जो मैंने आपको नोट्स मैं आपको सेंड करूंगा तो उसमें भी आप देख सकते हो, आई थिंक मैंने सेंड भी किए हैं, तो आप उसमें मैप देख सकते हो। जितना आप मैप देखोगे उतना ही आपको आसान होगा एनर्जी रिसोर्स को याद करना, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये मैप हमारा क्लियर हो जाएगा। इधर हमने कोल समझ लिया, पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन देखिए, पेट्रोलियम के बारे में ही कहां पर कैसे ये कंपनी शुरू हुई है उनके बारे में है। पेट्रोलियम सबसे पहली बात तो सेडिमेंट्री रॉक से तैयार होता है, सेडिमेंट्री रॉक से तैयार होता है। नेचुरल गैस कमीशन बनाया गया इंडिया में, नेचुरल गैस कमीशन 1956 में डिगबोई में और आसाम में सबसे पहले लगाया गया था। नेचुरल गैस कमीशन यानी कि पेट्रोलियम से जो गैस तैयार होती है, पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है, उस गैस को हम डिपॉजिट कर सकते हैं। 1956 में ये नेचुरल गैस कमीशन बनाया गया डिगबोई में, आसाम में, और उसके बाद में नाहरकाटिया और मोरान में भी फिर ये बाद में इसके किए गए, लगाए गए, ठीक है। गुजरात में अंकलेश्वर और कलोल, और इसके अलावा मेहसाना और नवागाम, इसमें भी पेट्रोलियम के लिए रिफाइनरीज तैयार की और उनके जो है स्टेशंस बनाए गए, ठीक है। पेट्रोलियम के लिए स्टेशन सबसे पहले डिगबोई ही था। 1956 तक डिगबोई आसाम में ही ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले यहाँ पर जो एक पेट्रोलियम स्टेशन तैयार किया था, पेट्रोलियम निकालने के लिए यहाँ पर उन्होंने सेंटर तैयार किया था। फिर उसके बाद नाहरकाटिया, मोरान एरिया बाद में बने। इसके बाद नेचुरल गैस कमीशन यानी कि 1956 में डिगबोई के बाद यहाँ लगाया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद मुंबई से भी पेट्रोलियम निकाला गया। मुंबई में 1973 में बॉम्बे हाई, कौन सा, बॉम्बे हाई एरिया, जो कि मुंबई से 160 किलोमीटर दूर है, समुद्र में, अरेबियन सी में बड़े बड़े जहाज लगाए गए हैं और वहां से फिर ड्रिलिंग की जाती है, वहां से ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1976 में फिर बाद में वहां पर बड़े लेवल पे प्रोडक्शन पेट्रोलियम का होने लगा और कृष्णा गोदावरी कावेरी बेसिन एरिया में ये प्रोडक्शन होने लगा फिर, ठीक है। मतलब पहले सबसे पहले डिगबोई था, फिर धीरे धीरे एरिया बढ़े, आसाम में नाहरकाटिया, मोरान, फिर गुजरात में एरिया बढ़ गया, अंकलेश्वर और कलोल एरिया, महसाना और नवागाम ये बढ़ गए गुजरात के। फिर मुंबई, ठीक है, मुंबई कौन सा, 1973 में बॉम्बे हाई के नाम से, और 1976 में फिर वहां पर और इसमें इंप्रूवमेंट किया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आजकल कृष्णा गोदावरी एरिया और कावेरी एरिया से भी जो पेट्रोलियम के डिपॉजिट के जो है डिपॉजिट्स मिल रहे हैं वहां से, और पेट्रोलियम डिपॉजिट के निकलने के भंडार है वहां पे, और हमारा एक तरह से स्टॉक भी है वो। आगे फ्यूचर में हमें ये गोदावरी और कृष्णा बेसिन जो है बहुत अच्छा हमें जो फायदा देने वाला है, वहां से बड़े लेवल पे पेट्रोलियम के जो डिपॉजिट्स हैं तो उनको तैयार कर सकते हैं और उनके लिए ड्रिलिंग की जा सकती है वहां पे, तो ये बहुत अच्छी है। रिफाइनरीज जिनमें पेट्रोलियम को साफ किया जाता है, पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है, ब्लैक ऑयल, ठीक है, उसको जब साफ किया जाता है तो वो रिफाइनरी में ले जाया जाता है। जैसे मैंने एचवीजे पाइपलाइन के बारे में बताया था, एचवीजे पाइपलाइन के थ्रू क्रूड ऑयल को हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर होते हुए, मतलब कि गुजरात और एमपी और यूपी होते हुए जो है उसको ले जाया जाता है। और जो है 2 टाइप की रिफाइनरीज होती है, जिसमें फील्ड बेस एक तो डिगबोई का होता है, एक मार्केट बेस बरौनी का होता है, ठीक है। 2 टाइप की रिफाइनरी है, फील्ड बेस रिफाइनरी और मार्केट बेस रिफाइनरी, ठीक है। तो फील्ड बेस रिफाइनरी कौन सी है, डिगबोई की है, और मार्केट बेस रिफाइनरी कौन सी है, बरौनी की है। रिफाइनरी क्या होती है फिर बता देता हूं, क्रूड ऑयल जो होता है उसको साफ किया जाता है और उसे पेट्रोल, डीजल और दूसरे बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। हमने बाई प्रोडक्ट समझे भी थे, कौन कौन से बाई प्रोडक्ट थे, जैसे कि बाई प्रोडक्ट में मान लीजिए प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, वैक्स हो गया, मेडिसिन हो गई, ये सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो ये बाई प्रोडक्ट भी रिफाइनरीज के आसपास तैयार किए जाते हैं, ठीक है। वैसे पहले हम बाई प्रोडक्ट विदेशों से मंगवाते थे, लेकिन आजकल हमारे इंडिया में बहुत सारी यूनिट बन गई है, बहुत सारी रिफाइनरी बन गई है। पानीपत की रिफाइनरी तो बड़ी फेमस है, पानीपत की रिफाइनरी से तो फर्टिलाइजर बहुत तैयार होते हैं, उर्वरक तैयार होते हैं और खेतों में किसानों को काफी फायदा कर रहे हैं वो, ठीक है।
ओके, तो ये हमें समझ में आ गया पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही नेचुरल गैस होती है। नेचुरल गैस दो टाइप की होती है, आपको पता है, सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये दो टाइप की होती है। तो उसके लिए यहाँ पर द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तैयार किया गया। एलपीजी, सीएनजी या नेचुरल गैस के लिए यहाँ पर क्या तैयार किया गया, द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये तैयार किया गया, ठीक है। और ये 1984 में ये संस्थान बना था जो कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहलाती है। ये 1984 में बना था, ठीक है। और तमिलनाडु, उड़ीसा में इसका जो स्टार्टिंग किया गया था, तमिलनाडु और उड़ीसा में स्टार्टिंग किया गया था। और आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और गुजरात में भी आजकल ये काम कर रहा है। वहां पर भी नेचुरल गैस अथॉरिटी बनी हुई है और वो पाइपलाइन के थ्रू नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछाई हुई है सीएनजी के लिए और एलपीजी के लिए। तो वो काफी अच्छा काम कर रही है। कहाँ कहाँ है आप देख सकते हो, तमिलनाडु, उड़ीसा सबसे पहले 1984, और आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा और गुजरात फिर उसके बाद में 1984 के बाद किए गए। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बिल्कुल सिंपल है। नेचुरल गैस कमीशन बनाया गया 1956 में और नेचुरल गैस अथॉरिटी 1984 में। काफी गैप है बीच में, 1956 और 1984। और मुंबई में पेट्रोलियम का कब से शुरू हुआ, 1973 और 1976। 1973 की डेट तो बहुत आसान है, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर भी शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1972 में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगा था, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगने के बाद जो है टाइगर्स को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट भी लगाए गए थे। तो टाइगर प्रोजेक्ट याद कर लो, चाहे मुंबई में आप जो है मुंबई में जो पेट्रोलियम निकालने का वर्क याद कर लो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो याद रह जाएगा, नेचुरल गैस कमीशन 1956 और नेचुरल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ये बनी 1984 में, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स जो है वो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये सारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। अब पारंपरिक जो कि अभी 10-20 साल से शुरू किए गए हैं, वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हैं। जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, आप देखोगे 1945 में जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा, जापान के दो आइलैंड पर बॉम्ब गिराए, उसके बाद में जो न्यूक्लियर एनर्जी का बड़े लेवल पे यूज होने लगा। न्यूक्लियर एनर्जी को यानी कि आणविक शक्ति को बड़े लेवल पे जो है मेडिकल में भी यूज किया जा रहा है, मेडिकल लाइन में भी यूज किया जा रहा है। एक्सरे वगैरह जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह मशीनें होती हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है। तो एक्सरे जो किया जाता है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत फायदेमंद है, लेकिन इससे ये डिस्ट्रक्टिव भी बहुत है। ये डिस्ट्रक्टिव मतलब कि नुकसान भी बहुत करती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में भी इंडिया में बहुत सारे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में यूरेनियम और थोरियम यूज किया जाता है। केरला में मोनोजाइट सैंड जो होती है, केरल और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया पे मोनोजाइट सैंड जो है वो यूरेनियम 235 का अच्छा सोर्स है। केरल में जो मोनोजाइट सैंड होती है वो यूरेनियम 235 का अच्छा सोर्स है, और यूरेनियम और थोरियम का यूज करके हम न्यूक्लियर एनर्जी को बना सकते हैं और उससे जो एनर्जी तैयार कर सकते हैं, जिसको हम थर्मल एनर्जी कहेंगे। और थर्मल एनर्जी के बाद आप उससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हो, या फिर आयरन ओर पिघला सकते हो, कोई भी टाइप की मेटल भी पिघलाई जा सकती है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी बहुत अच्छी है। यहाँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडिया में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और काकरपारा जो एरिया पड़ता है गुजरात के नजदीक, यहाँ पर काफी अच्छे न्यूक्लियर स्टेशन बनाए गए हैं और रिसर्च स्टेशन भी यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। तो ये काफी अच्छा है, इंडिया में भी न्यूक्लियर पावर के रूप में काफी अच्छी है ये। और दूसरी बात की रेडिएशन का खतरा तो बहुत है, लेकिन ये कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की तरह इतना पोल्यूट नहीं करती है, ठीक है। अब दूसरा वाला है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में सोलर एनर्जी, मतलब कि सूर्य ताप शक्ति। सोलर एनर्जी का मतलब होता है सूर्य ताप शक्ति, ठीक है। सूर्य ताप शक्ति क्या होती है, मतलब सूरज की किरणों को फोटोवोल्टिक प्लेट के थ्रू, फोटोवोल्टिक प्लेट होती है, फोटोवोल्टिक प्लेट के थ्रू उनको जो है बैटरी इन्वर्टर में स्टोर किया जा सकता है।
बैटरी में स्टोर कर सकते हैं उसको, और उसके बाद इन्वर्टर के थ्रू उस सोलर एनर्जी का यूज किया जा सकता है। राजस्थान में, गुजरात में जहां पर जो सनरेज मतलब कि सनरेज बहुत अच्छी आती है, वहां पर सोलर एनर्जी का बड़ा यूज किया जा रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं और स्कूल के ऊपर, बिल्डिंग पर, या फिर कोई हॉस्पिटल पर, या फिर किसी होटल पर आप देख सकते हैं उनके ऊपर बड़े बड़े सोलर प्लेट्स यानी कि फोटोवोल्टिक प्लेट लगी हुई होती है, और उस फोटोवोल्टिक प्लेट के थ्रू बैटरीज में एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है, और स्टोर करने के बाद उसका यूज होता है। और ये पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री है। सोलर एनर्जी पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री है, किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होता, और जो है आराम से इसका यूज किया जा सकता है, बल्कि फार फ्लंग एरिया में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अच्छा सोर्स है। तो ये सब दोनों क्या हो गए, नॉन कन्वेंशनल यानी कि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जो पहले टाइम से यूज नहीं किए जा रहे हैं, अभी यूज किए जाने लगे हैं। ठीक है, अब तीसरा वाला है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी की, मतलब कि आणविक शक्ति क्या होती है कि यूरेनियम और थोरियम का यूज करके, यूरेनियम और थोरियम का यूज करके हीट तैयार की जाती है, और हीट से मतलब कि थर्मल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार की जा सकती है। इसका बड़ा फायदा है। और फिर बात कर रहे थे हम सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। राजस्थान में, गुजरात में बहुत हीट पड़ती है, तो उस हीट में यानी कि सोलर सन एनर्जी को, सोलर रेज को फोटोवोल्टिक प्लेट के थ्रू बैटरीज में कन्वर्ट किया जा सकता है, और काफी बड़े लेवल पे इसका यूज किया जा सकता है। डोमेस्टिक पर्पज में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, अलग अलग जो संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनमें यूज किया जा सकता है। और फार फ्लंग एरिया के लिए जहां पर बिजली नहीं पहुंच सकती, वहां पर ये तो बहुत यूजेबल होती है। सोलर एनर्जी बहुत यूजेबल होती है। इंडिया में सोलर एनर्जी के बहुत बड़े बड़े प्लांट इधर राजस्थान, गुजरात में लगाए गए हैं, बहुत अच्छे प्लांट है वहां पर। ठीक है, अब जो थर्ड लेवल पे आती है विंड एनर्जी, हवा की शक्ति, यानी कि जो वायु यानी कि जो हवा की शक्ति होती है, उससे आप देखोगे विंड एनर्जी का राजस्थान में, गुजरात में, ज्यादातर कोस्टल एरिया पे जहां पर तटीय क्षेत्र होता है, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो इनमें जो है समुद्र की बहुत अच्छी बहुत तेजी से बहती हुई हवाएं आती है। इसके अलावा जो ट्रेड विंड्स होती हैं, मानसून विंड होती हैं, ये भी हर एरिया में सर्कुलेट करती है। तो उस हिसाब से जहां पर तेज हवाएं आती है, उन तेज हवाओं की, उनकी स्पीड को यूज किया जा सकता है। बड़े बड़े जो है पवन चक्कियां लगाई जाती है, बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगाई जाती है। तमिलनाडु में विंड क्लस्टर्स हैं, बड़े बड़े विंड क्लस्टर तमिलनाडु में लगाए गए। नागरकोइल में, तमिलनाडु का नागरकोइल एरिया बहुत बड़ा एरिया है जहां पर बड़े बड़े विंड क्लस्टर्स हैं। पवन चक्कियां, विंड क्लस्टर का मतलब पवन चक्कियां वहां पर लगाई गई है। गुजरात में भी विंड क्लस्टर बहुत अच्छे हैं, और गुजरात में विंड क्लस्टर है। इसके अलावा राजस्थान में विंड क्लस्टर है। आप देखोगे वहां पे आंधी तूफान आते रहते हैं, तो उसमें बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगा दी जाती है, और उस काइनेटिक एनर्जी को फिर डायनामो के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी में तैयार किया जा सकता है। उस हवा की स्पीड से घूम रहे पंखे को, यानी कि उस विंड क्लस्टर को, एनर्जी को, डायनेमिक एनर्जी जो होती है उसको, काइनेटिक एनर्जी को जो है किसमें यूज किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में यूज किया जा सकता है। ये विंड पावर हमारे इंडिया में भी बहुत फायदा कर रही है। बहुत बड़े क्लस्टर्स लगा रखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी मिल लगी हुई है उन पे, और वो मिल से बहुत सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो ये विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर एनर्जी, ये तीनों ही नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कहलाते हैं। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। नॉन कन्वेंशनल का हिंदी में मीनिंग होता है अपरंपरागत, मतलब कि पिछले 50-100 साल से वो यूज नहीं किए गए हैं, लेकिन पिछले 20-30 साल से टेक्नोलॉजी की वजह से उनका यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियर यानी कि आणविक शक्ति, सोलर और विंड एनर्जी। अब उसके बाद एक और है टाइडल वेव्स। ये होती है समुद्र के नजदीक जैसे कि ज्वार भाटा आता है, 12 घंटे और 24 मिनट के डिफरेंस पे, हर दिन में 12 घंटे 12 आवर और 24 मिनट के डिफरेंस पे ज्वार और भाटा आते हैं। ज्वार मतलब कि पानी ऊपर चढ़ जाता है, बहुत बड़े लेवल पे समुद्र की लहरें
तटीय भागों में आ जाती है। और फिर भाटा जब आता है, नीप एंड टाइड बोलते हैं इंग्लिश में इसे। क्या बोलते हैं? नीप एंड टाइड। टाइड का मतलब पानी ऊपर चढ़ जाना, ज्वार आ जाना, और नीप का मतलब होता है भाटा, यानी कि पानी नीचे उतर जाना। नीप एंड टाइड मतलब कि भाटा और ज्वार, या टाइड एंड नीप मतलब कि ज्वार भाटा। सिंपल सी बात है, मैं ज्वार भाटा के बारे में बात कर रहा हूं। समुद्र की लहरें जब चंद्रमा और सूर्य की अट्रैक्शन पावर की वजह से नीप एंड टाइड बनाती है, समुद्र की लहरें जब नीप एंड टाइड बनाती है, तब उस एनर्जी को यूज किया जा सकता है। समुद्र तटीय इलाकों में आप देखोगे कि जब सागर की लहरें आती हैं तो उस पानी को अंदर ब्लॉकेज कर लेते हैं, किसी बांध में इकट्ठा कर लेते हैं, और बाद में उसके चैनलिंग बनाकर उसको हाई स्पीड से छोड़ा जाता है। तो उससे क्या टरबाइन घुमाए जा सकते हैं, और टरबाइन घुमाकर हम बिजली तैयार कर सकते हैं। एक बार दोबारा बता रहा हूं, समुद्र की लहरें जब ज्वार भाटा बनाती हैं तो उस ज्वार भाटा की एनर्जी को, उस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसा गुजरात में बहुत बार किया जाता है, वेस्ट बंगाल में बहुत बार होता है, ऐसा तमिलनाडु में बहुत बार होता है। नागरकोइल एक सबसे फेमस एरिया है तमिलनाडु का, जहां पर टाइडल वेव्स से यानी कि ज्वारीय शक्ति से बिजली तैयार की जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जियोथर्मल की। देखो ये डबल बार लिख दिया गया है, गलती से लिखा गया है ये, और नीचे है 7 नंबर पे जियोथर्मल। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है आपको पता होगा। जियोथर्मल होता है भूतापीय शक्ति, इसको हिंदी में कहते हैं भूतापीय शक्ति। भूतापीय शक्ति का मतलब होता है जब जमीन जब फटती है, ज्वालामुखी आते हैं, जमीन जब फटती है, ज्वालामुखी आते हैं, तो उसमें बहुत सारा गर्म तप्त लावा और मैग्मा बाहर आता है। मैग्मा मतलब अंदर पड़ा हुआ लाल चट्टाने, लाल पिघली हुई चट्टाने, और जो बाहर आके जब वो ठंडी होंगी तो वो मैग्मा क्या बन जाएगा? लावा बन जाएगा। तो इस लावे से, जो बाहर जो लावा आता है, उस लावे से, गर्म तप्त लावे से जो उससे स्टीम बनाई जा सकती है, भाप बनाई जा सकती है, और उस भाप से हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी तैयार कर सकते हैं। आप उसमें मशीनें भी चला सकते हो स्टीम पावर से, आप स्टीम से बिजली भी तैयार कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार कर सकते हो। तो बहुत सारे फायदे हैं। तो ऐसा हिमाचल में है मणिकरण, जियोथर्मल यूनिट सबसे बेहतरीन है, हिमाचल का एग्जांपल है मणिकरण। तो मणिकरण जगह पर जियोथर्मल एनर्जी की गई है, बहुत बड़े अच्छे लेवल पे वहां पर प्लांट लगाए गए हैं जियोथर्मल एनर्जी के। और गेजर आते हैं वहां पे, मतलब कि गेजर आते हैं वहां पे, क्या आते हैं? जो झरने आते हैं, गर्म झरने, और उस गर्म झरने का यूज करके वहां पर इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है। तो ये हो गई भूतापीय शक्ति। ठीक है, इसका भी इंडिया में बड़े लेवल पे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब लास्ट जो बच गई है वो है बायो एनर्जी। आप देखते हो कि गांव में, भारत गांव का देश है, और गांव में जो है बहुत सारे लोग जानवर रखते हैं, मतलब कि पशुपालन करते हैं, और पशुपालन से बहुत सारा जो गोबर इकट्ठा हो जाता है, या जो ह्यूमस वगैरह और जो वेस्ट जो हो जाता है, मतलब कि पेड़ पौधों के पत्ते और जानवरों का गोबर, खाद वगैरह, उन सब से सलरी बनाकर, सलरी मतलब उसको पानी में घोलकर फिर किसी टैंक में डाल दिया जाता है, और उस टैंक से फिर मीथेन गैस तैयार होती है, और उस मीथेन गैस का यूज किया जा सकता है एज ए एलपीजी। जैसे एलपीजी घरों में यूज करते हैं, वैसे हम बायो एनर्जी का यूज कर सकते हैं। और कई जगह तो बायो एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार की जाती है। बायो एनर्जी से हीट तैयार करते हैं, और हीट से फिर जो है थर्मल एनर्जी तैयार हो जाती है, मतलब हीट से फिर स्टीम वगैरह बना सकते हैं। गर्मी जो आग से, मतलब कि बायो की जो बायोफ्यूल जो होता है, मतलब कि मीथेन गैस से फिर आग से हम थर्मल एनर्जी तैयार कर सकते हैं, और थर्मल से फिर क्या की जा सकती है? बिजली तैयार की जा सकती है। तो इंडिया में बहुत सारी जगह पर ये हो रहा है, जहां जहां गांव की ज्यादा परसेंटेज है, जिन जिन स्टेट में गांव ज्यादा है, वहां पर जियो जो है बायो एनर्जी भी यूज की जा रही है। ठीक है, मतलब कि बायो यानी कि जो बायोगैस होती है वो यूज की जा रही है बड़े लेवल पे एनर्जी सोर्स के रूप में। ठीक है, तो ये सारे सोर्स हो गए आपके कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। आज हमने जो डिस्कशन किया वो दो था, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में हमने कोल पेट्रोलियम के बारे में बात की, कन्वेंशनल में हमने कोल और पेट्रोलियम के बारे में बात की, ये कहां पर निकाले जाते हैं उनके बारे में मैप में समझ लिया हमने। ठीक है, गोदावरी बेसिन और कौन कौन से कोल होते हैं वो भी हमने समझ लिया, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और
हीट हो गया। इसके अलावा हमने पेट्रोलियम के बारे में बात की कि पेट्रोलियम क्या होता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तैयार किया जाता है और वो कहां पर कैसे तैयार, डिगबोई आसाम में पहली बार 1956 में हुआ, फिर उसके बाद मुंबई हाईवे 1973 और 76 में हुआ, और फिर दो टाइप की रिफाइनरी होती है, फील्ड बेस्ड और मार्केट बेस्ड, ठीक है। और नेचुरल गैस जो एलपीजी सीएनजी होती है वो भी हमारे यहाँ पर गैस अथॉरिटी तैयार की 1984 में, ठीक है। और फिर हमने किया डिस्कशन किसका, नॉन कन्वेंशनल का, यानी कि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। अगर दोनों का डिफरेंस करें तो ज्यादा सेफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स होते हैं, यानी कि जैसे कि बायोगैस हो गया, ये पोल्यूशन फ्री है, सोलर एनर्जी हो गई, ये पोल्यूशन फ्री है और रिन्यूएबल भी है। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स रिन्यूएबल नहीं होते, फिनिश हो जाते हैं और उनको टाइम लगता है फिर दोबारा बनने में, लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स रिन्यूएबल होती है। विंड एनर्जी रिन्यू हो सकती है, सोलर एनर्जी रिन्यू हो सकती है, ठीक है, टाइडल वेव्स रिन्यू हो सकती है, टाइडल एनर्जी, और जियोथर्मल एनर्जी भी दोबारा आपको मिल सकती है, जब भी वोल्केनो आएंगे तो वो आपको मिलेगी। बायो एनर्जी भी रिन्यू हो सकती है, आप जितना आप उसको यूज करते जाओगे, अब दोबारा उसमें गोबर की सल्फर तैयार करोगे तो दोबारा तैयार हो जाएगी, इस तरह से। और लास्ट इस लेसन का टॉपिक है कंजर्वेशन, संरक्षण। इस लेसन का आखिरी टॉपिक है कंजर्वेशन, मतलब कि संरक्षण कैसे किया जाए। तो भाई आने वाली पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जरूरतें, जो आने वाली पॉपुलेशन है, मान लो कि भाई अभी 1.26 हो गई है, आगे फिर ये और बढ़ेगी 1.28 हो जाएगी, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन हमारी होती जा रही है। तो ऐसे में बढ़ती हुई पॉपुलेशन को बहुत सारा जो एनर्जी रिसोर्स भी चाहिए होगा, उनको मिनरल रिसोर्स भी चाहिए होगा। तो इसके लिए हमें उनको, ये जितने भी आपके मिनरल रिसोर्स हैं और जितने भी आपके जो एनर्जी रिसोर्स है, उनका बहुत बुद्धिमानी तरीके से यूज करना होगा। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाना होगा, टिकाऊ विकास, जिसमें आपके जो रिसोर्स होते हैं उनका भी नुकसान ना हो और ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता रहे, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन में गवर्नमेंट पॉलिसियां तैयार करती है और लोगों को अवेयर करती है, लोगों को उत्साहित करती है कि किस तरह से जो बचाया जा सकता है, उनके सब्स्टिट्यूट तैयार करती है। जैसे मान लो कोल को बचाना है तो कोल का सब्स्टिट्यूट तैयार करो, जैसे कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, जैसे कहीं पे कोल ज्यादा यूज हो रहा है तो वहां पे सोलर एनर्जी का यूज करो, विंड एनर्जी का यूज करो, टाइडल वेव्स का यूज करो। तो इस तरह से उसके ऑप्शन निकाले जा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट तैयार करो। तो गवर्नमेंट लोगों को अवेयर करती है कि रिसाइकलिंग करो, जितने भी मेटल है या एनर्जी रिसोर्स है उनको रिसाइकलिंग करो, यूज करो, और उसके अलावा जो है वाइस यूज करो, मतलब कि ठीक बुद्धिमानी तरीके से इनका प्रयोग करो, और जितना उसके लोगों को अवेयर करो, जागरूक करो, ताकि लोग एनर्जी का और मिनरल रिसोर्स का मिसयूज ना करें। अगर लोग जागरूक हो जाएंगे तो कंजर्वेशन बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने मिनरल और एनर्जी रिसोर्स को कंप्लीट किया है। आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड जो हो रहे हैं आप उसको लिखिए और तैयार कीजिए, मैप भी आपको मिल रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।